प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातिका की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। जन्म की डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। 3 अप्रैल 2002, समय है रात्रि में 12:08 और जो जन्म स्थान है वो है सिवनी, मध्य प्रदेश का इनका जन्म है। इस आधार पर जब आप कुंडली बनाएंगे तो कुंडली बन जाती है यहाँ पर धनु लग्न और वृश्चिक राशि की। देखा जाए तो लग्न और राशि के स्वामी आपस में मित्र होते हैं जो जीवन में आगे बढ़ने की अच्छी ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवन काल में हर परिस्थिति को मैनेज करने का भी जो परिणाम है अच्छी तरह देते हैं। यानी देखा जाए तो जीवन में अच्छी स्थिति को निर्मित करने का कार्य करते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ विचार करने योग्य, वो बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो इस कुंडली में ये लग्न जो है ये अग्नि तत्व का लग्न है। अब आपने देखा अग्नि तत्व का लग्न है, जल तत्व की राशि है, तो एक तरफ आग और एक तरफ पानी, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं। इस कारण से मानसिक अशांति और चिंता का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। ये भी आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आग और पानी वाला कॉम्बिनेशन ही इनके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और इनके मन को भटकाने का कार्य करेगा, इनके मन को अलग अलग कार्यों में लगाने का कार्य करेगा, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इनके जीवन में कुछ रुकावटों को उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इस कुंडली में वैसे चंद्रमा की पहले मैं बात करता हूँ। चंद्रमा अगर आप देखेंगे तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है। इसमें वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसे गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है, उस नक्षत्र में है और उसके तीसरे चरण में है। तो देखिए चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में है। तीसरे चरण में जन्म होने पर यह देखने को मिला कि इसका नकारात्मक प्रभाव माता के जीवन पर आता है। इस चंद्रमा को माता के लिए नेगेटिव माना गया है, स्वयं के लिए भी बोल सकते हैं। स्वयं के मानसिक तनाव की स्थिति के लिए, स्वयं की चिंता की स्थिति के लिए ये चंद्रमा का प्रभाव नकारात्मक होता है, क्योंकि ये चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हो जाता है ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर और स्वयं को भी चिंतित करता है और स्वास्थ्य में या फिर जीवन में कुछ रुकावटों को क्रिएट करता है। दूसरे नंबर पर आप यहाँ इस कुंडली में देखेंगे तो चंद्रमा और केतु लगभग समान डिग्री पर है और कुंडली के अंदर ये 12वें भाव में विराजित है, जहां चंद्रमा नीच राशि के अंदर है। अब आपने देखा कि चंद्रमा यहाँ कई पॉइंट के चलते कमजोर हो रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि रात्रि का जन्म है, चंद्रमा त्रिक भाव का स्वामी होकर त्रिक भाव में पीड़ित है, तो ये प्रबल विपरीत राजयोग बना रहा है। लेकिन उसके बाद भी चंद्रमा है तो मन का कारक। अब मन के कारक चंद्रमा पर अगर कमजोर स्थिति आ जाती है तो वो मानसिक अशांति को प्रदान करती है, मानसिक चिंता बढ़ाने का काम करती है। फिर अगर आप देखेंगे तो शनि की जो स्थिति है, शनि भी कुंडली में 12वें भाव को और चंद्रमा को देख रहा है, जिसके चलते कई बार चिड़चिड़ा स्वभाव में वृद्धि होना, गुस्सा एकाएक आना और अन्य से तालमेल खराब हो जाना, उस तरह की बातें भी बढ़ती हैं। यहाँ पर दृष्टि शुभ ग्रह की नहीं है, केवल मंगल की दृष्टि है। गुरु से भी शकट योग बना हुआ है जो कि इस चंद्रमा को नकारात्मक कर रहा है। तो एक बात है यहाँ पर कि कुंडली में चंद्रमा अत्यधिक वीक नजर आता है। और सिर्फ चंद्रमा नहीं कहूंगा मैं, यहाँ सूर्य को भी देखिए। रात्रि का जन्म होने से मैंने आपको क्या बताया है कि सूर्य कमजोर हो जाते हैं। जब भी जन्म कुंडली के चतुर्थ में सूर्य हो तो ये सूर्य कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि रात्रि के समय पर सूर्य की जो एनर्जी जातक को, जातिका को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि सूर्य उस समय पृथ्वी के दूसरी ओर होता है, जिसका प्रभाव जीवन पर नहीं आ पाता। तो इस कारण से ये जो सूर्य का असर है वो भी कम मिला है। तो इसका प्रभाव, सूर्य चंद्रमा कभी भी कमजोर हो तो एक ही बात देखने को मिलती है कि वो मानसिक अशांति, एंजाइटी या टेंशन जैसे रोगों को बढ़ाने का काम कर सकता है, जो जातिका को चिंतित करे। हालांकि सूर्य यहाँ पर भाग्य का स्वामी है और ये चतुर्थ में होकर के भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों को तो दिलाएगा। ये बोल सकते हैं कि सुख सुविधा में वृद्धि जरूर करने का कार्य करेगा। लेकिन ये जरूर है यहाँ पर कि इस सूर्य के चलते मानसिक तनाव का प्रभाव जरूर बढ़ सकता है। अगर आप देखेंगे भी तो ये सूर्य जो यहाँ पर है ये 18 डिग्री के ऊपर चले गया है। इस कारण से ये भी सूर्य भी बुध के नक्षत्र में है। अब देखिए, आपने देखा कि सूर्य बुध के नक्षत्र में है, आपने देखा कि यहाँ चंद्रमा केतु बुध के नक्षत्र में है, लेकिन बुध स्वयं नीच राशि के अंदर है। तो इसका मतलब है कि जिसके नक्षत्र में ग्रह है उसका बल कम आ रहा है, जिस कारण से जातिका को थोड़ी सी
मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ बातें पहले शुरुआत में बताना जरूरी थी जो इनके मानसिक स्थिति को दर्शा रही। बाकी चलिए हम एक एक करके पहले ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लग्न का स्वामी गुरु होता है। गुरु सप्तम भाव में है। सप्तम भाव का गुरु इन्हें ज्ञानी बनाएगा और जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्रदान करेगा। ये परिस्थिति को मैनेज करने में भी माहिर रहेंगी और ये देखने को मिलता है इस गुरु के प्रभाव से कि ये हर चीज को संभाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाए जो इनको अच्छा ही परिणाम दे। हालांकि सप्तम में अकेला गुरु एक लड़की की कुंडली के लिए उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि गुरु पति का कारक होता है और अकेला बैठा हुआ हो तो ये भाव का नाश करने का काम करता है और ये देखने को मिला है कि पति से तालमेल को कमजोर करे या दोनों में कम ही बन पाए, इस तरह के प्रभाव को बढ़ाता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि गुरु लग्न का स्वामी है और आपने सुना होगा लग्न का स्वामी जहां बैठता है उस भाव को शुभ करता है, बचाता है, उस भाव की रक्षा करता है। तो यहाँ गुरु सप्तम भाव की रक्षा करेगा। थोड़ा तालमेल भले कमजोर हो जाए लेकिन वैवाहिक जीवन को खराब नहीं होने देगा, ये बात आप देख पाएंगे। फिर अगर आप देखिए इस कुंडली में दूसरे भाव और तीसरे भाव का स्वामी शनि बनता है जो कुंडली के छठे भाव में है। देखिए दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो कई बार धन बचाने का स्वभाव नहीं रहता है, धन बचता नहीं है। फिर कई बार वाणी में कड़वाहट भी रहती है क्योंकि शनि राहु जैसे ग्रह है। शनि राहु क्रोधी ग्रह है, थोड़े उग्र ग्रह बन जाते हैं। हालांकि देखो शनि राहु साथ में होना तो इसे खराब ना समझिए, कोई कहे श्रापित दोष है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये देखने को मिला है शनि राहु साथ में होने पर जातक अपने जीवन में अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाता है, अपने करियर में आगे बढ़ पाता है। जितनी उसने सोची ना हो उतनी अधिक सफलता दिलाने का काम शनि राहु करते हैं। बस इस दोष का प्रभाव जो होता है वो इतना ही होता है कि ये अगर नेगेटिव व्यक्ति को कर दे तो अच्छे चलते हुए काम को भी व्यक्ति बंद कर देता है नेगेटिव सोचने के कारण। इसलिए जातिका को केवल पॉजिटिव सोचना है। छठे भाव में शनि और राहु दोनों ही अच्छा परिणाम देते हैं। इसलिए ये देखने को मिलेगा कि शनि राहु की स्थिति इन्हें जीवन काल के अंदर बहुत सकारात्मक प्रभाव देंगी और आप देख पाएंगे कि ये शनि राहु की स्थिति इनके जीवन में शत्रुओं से, विरोधियों से इनकी रक्षा करेंगी। ये जरूर है कि शनि राहु की युति से कई बार स्किन की समस्या और कई बार शनि राहु की युति से आप ये देख पाए कि पेट की समस्या, पाचन में समस्या कई बार ये ग्रह प्रदान कर सकते हैं। उसका एक प्रभाव गलत खान पान भी हो सकता है क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी शनि है। अगर राहु के साथ होगा तो खान पान खराब कर सकता है, मतलब बाहर का भोजन अधिक करना, राहु जंक फूड है, फास्ट फूड है, तो उनका अधिक सेवन करना यहाँ ये प्रभाव दे सकता है कि यहाँ पर जातिका के स्वास्थ्य को, पेट को खराब कर सकता है। तो ये बात यहाँ देखने को मिल सकती है। बाकी तीसरे का भी स्वामी है तो थोड़ी यात्राएं अधिक रहे कार्य के चलते या जातिका को यात्राएं अधिक करना पड़े, ऐसा देखा जा सकता है। बाकी शनि राहु का प्रभाव अच्छा है, शनि राहु बलवान है, इसलिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आईटी फील्ड में नौकरी करने के लिए दोनों अच्छा परिणाम देंगे और जीवन में आईटी फील्ड में ही अच्छा नाम कराने का काम भी ये करेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी है, इसको खराब नहीं कहा जाएगा। फिर आप देखिए इस कुंडली के अंदर जैसा चतुर्थ का स्वामी भी गुरु है, वैसे चतुर्थ का स्वामी गुरु कुंडली के सप्तम में है तो भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा है क्योंकि अपने भाव से 4 घर आगे है। और एक और बात अगर आप देखेंगे चतुर्थ के स्वामी में और सप्तम के स्वामी में यहाँ पर राशि परिवर्तन है, बुध और गुरु का राशि परिवर्तन है। वैसे तो एक केंद्र में ही राशि परिवर्तन है जिसको उतना शुभ नहीं कहा जाएगा, बल्कि केंद्राधिपति दोष बनाने वाला माना जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये बोल सकते हैं कि बुध गुरु का राशि परिवर्तन इनको भूमि भवन वाहन सभी सुख देगा और बल्कि ये बोल सकते हैं कि विवाह के उपरांत कम से कम इन सुखों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है। कम से कम ये गुरु और बुध के परिवर्तन से जो नीच भंग राजयोग बनना चाहिए, जो सकारात्मक प्रभाव बनना चाहिए बुध के लिए भी, वो बन रहा है जो इनको अच्छा परिणाम देगा। बुध भी आप देखते हैं सप्तम का स्वामी चतुर्थ में है, दशम का स्वामी चतुर्थ में है, तो ऐसे कोई काम करना जिसमें लोगों से जुड़ना हो, पब्लिक के लिए कोई काम करना हो, या मीन राशि 12वें भाव की राशि विदेश से जुड़ के काम करना हो, चैरिटी के लिए काम करना हो, तो ये प्रभाव ज़्यादा अच्छा इनको मिल पाएगा यहाँ। क्योंकि बाकी योग तो अच्छे हैं, बस करियर के रूप में अगर ये देखें तो मन की चंचलता बार बार परेशानी दे सकती है, नौकरी में परिवर्तन या बार बार बदलाव के चलते परेशानी देखने को मिले, ऐसा प्रभाव आ सकता है। उससे बचाव हेतु यही चाहिए इनको कि बुध सूर्य का प्रभाव अच्छा करने के लिए या तो ऐसे कोई क्षेत्र में जुड़े जिसमें पब्लिक के लिए काम करना, पब्लिक डोमेन में काम करना हो तो इनके अच्छा रहेगा। भले वो इनकी आईटी फील्ड या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जुड़कर ही करें और नहीं तो फिर विदेश की कंपनी में जुड़ जाए, उससे इनको अच्छा परिणाम अवश्य मिल जाएगा। ये सूर्य और बुध का जो योग है, सप्तमेश और भाग्येश का योग बोल सकते हैं, विवाह के बाद भाग्योदय करवाता है। अगर दशमेश और भाग्येश का बोले तो ये बोल सकते हैं कि करियर में भी विवाह के बाद उन्नति या भाग्य के प्रभाव को बढ़ाकर करियर में भी उन्नति देने का काम ये बुध यहाँ पर कर देगा।
जो कि अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जैसे बुध नीच राशि में है, भले कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन नीच भंग भले ही हो जाए लेकिन थोड़ा कमजोर असर तो देगा। ऊपर से आप देखिए बुध नवमांश के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर है, और वृश्चिक राशि यहाँ पर इनकी कुंडली के 12वें भाव की राशि है, तो यहाँ पर बुध के अंदर 12वें भाव का गुण भी आ जाएगा जो कि नकारात्मक रहेगा। हाँ, ये संभव है कि अगर विवाह के बाद कहीं बाहर जाना हो जाए, विदेश से जुड़ना हो जाए, ऐसा कोई लड़का मिले जो बाहर या विदेश में काम करता हो तो अच्छा, इनके लिए कोई इतनी दिक्कत वाला प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन अब चूंकि धनु लग्न में तो हालांकि विवाह पास में होता है, मतलब मैं कहूँ कि 50 किलोमीटर के अंतराल में विवाह हो जाए, लेकिन लड़का फिर भी बाहर काम करता है, उसके साथ में बाद में बाहर चले जाए, इस तरह की बातें ये बुध बढ़ा रहा है, नहीं तो समस्या देखने को मिलेगी विवाह में। और इसीलिए जब विवाह करें तो उसके पहले अच्छे से सारी बातों का विचार करें, पूरी कुंडली का मिलान अच्छे से करें और फिर आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। फिर सूर्य का तो मैंने आपको बताया कि सूर्य चतुर्थ में अच्छा है, ठीक है, मानसिक चिंता देता है लेकिन भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी नहीं करेगा, वो सब प्रदान करने का काम करेगा, भाग्य के चलते ही मिलेगा और स्वयं के दम पर भी प्राप्त कर पाएंगे। ये प्रभाव ये सूर्य देने का काम करेगा। बस व्यर्थ की चिंता से या टेंशन लेने से बचना चाहिए, और ज्यादा कंजूस भी नहीं बनना चाहिए। देखो सूर्य चतुर्थ कई बार क्या करता है, स्वयं के ऊपर खर्च ना करना, धन को एकदम एक ही रुपये बचाना वाला प्रभाव देता है, उससे बचना चाहिए, तो वो इनके लिए ठीक रहेगा। मतलब कई बार नहीं, वैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, मतलब धन का खर्च नहीं करेंगे तो व्यर्थ में जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां नुकसान होगा इनका। जैसे चंद्रमा आपने देखा कि अष्टम का स्वामी 12वें में गया है, केतु के साथ है, तो स्वास्थ्य पर व्यर्थ की चीजों पर खर्च होगा, हानि हो जाएंगी उसकी। फिर तो उससे बचने के लिए अच्छा तरीका यही है कि अन्य की सहायता हेतु या स्वयं के लिए भी दान वगैरह करते रहे, या फिर स्वयं के लिए भी कोई ना कोई वस्तु पर खर्च करते रहे, खर्च होता रहेगा तो अनुकूल प्रभाव मिलता रहेगा। बाकी चंद्रमा केतु के लिए भी अच्छा रहता है कि मतलब दान आदि किया जाए, वो फिर मतलब किसी गरीब व्यक्ति को किया जाए, या जैसे 12वां भाव क्या है ना, जैसे चंद्रमा है फूड से जुड़ा हुआ ग्रह, 12वां भाव जो है वो दर्शाता है असाइलम को, या फिर जैसे जो मतलब मैं कहूँ कि जो पागल खाने जैसा वाला स्थान होता है उन्हें दर्शाता है 12वां भाव। तो ऐसे कोई स्थान पर कुछ खाने की वस्तु डोनेट करना, या हॉस्पिटल में कुछ खाने की वस्तु डोनेट करना, या मैं कहूँ कि हॉस्पिटल में कुछ लोगों को मतलब जा करके अपने स्वयं से भोजन दे देना, वो अच्छा रहता है। हॉस्पिटल के बाहर भी कुछ लोग बैठते हो तो भले उनको दे दो, लेकिन ऐसा कुछ करना, भले महीने में केवल पूर्णिमा के दिन किया जाए या अमावस्या के दिन किया जाए, लेकिन प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा और ये देखने को मिलेगा कि इससे स्थिति अच्छी हो जाएगी। 12वां भाव मैंने आपको बताया था, यही भाव आपके पितरों के लिए देखा जाता है, पितरों के कार्यों के लिए देखा जाता है। अगर आप अपने जीवन में इसका प्रभाव अच्छा करना चाहते हैं तो पितरों के लिए दान करें। पितरों के लिए दान करें तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष को करना है, जो गरीब लोगों, जो जरूरतमंद लोग हो उनको विशेष रूप से करें तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका जल्दी मिल जाएगा। और चंद्रमा केतु भी अच्छे हो जाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए, इनके जीवन के लिए, मानसिक स्थिति के लिए भी अच्छा रहेगा, उनको आगे बढ़ाएगा जीवन काल में। फिर इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी मंगल होता है, मंगल अपनी ही राशि के अंदर है, पंचम भाव में डिग्री वाइज कमजोर है, 28 डिग्री पर है, तो मृत अवस्था का है। लेकिन एक बात है कि ये मंगल फिर भी इनको जीवन काल में जो सुख सुविधा चाहिए, जो मान सम्मान चाहिए, जो अच्छा पद चाहिए, धन चाहिए, वो सब दिलाने का काम करेगा। मंगल शुक्र की युति है। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि अगर किसी लड़की की कुंडली में मंगल शुक्र की युति हो तो ये जो इसका सामान्य प्रभाव है कि इनको अत्यधिक कामुक करे, वो वाला प्रभाव तो आता ही है, लेकिन उसके अलावा ये बोल सकते हैं कि मंगल और शुक्र के कारण इनके स्वभाव में गुस्से की मात्रा बढ़ जाएंगी, ज्यादा दूसरों की बातें सुनना नहीं, और इनके संबंध अन्य स्त्री वर्ग से खराब भी रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर विवाह के बाद बाहर चले जाना अच्छा भी रहता है, या फिर विवाह किसी ऐसे लड़के से करना जो घर परिवार से दूर कहीं पर रहकर कार्य करता हो, तो इनके लिए अच्छा रहता है। क्योंकि उससे क्या होगा कि ये जो शुक्र मंगल का प्रभाव है जो दर्शाता है कि अन्य स्त्रियों से संबंध खराब होंगे, वैसा प्रभाव नहीं मिल पाएगा और ये अपने दम पर अच्छा काम कर लेंगे। बाकी शुक्र मंगल इन्हें आलसी बनाएगा और कोई भी कार्य को टालने वाला है, दूसरों से करवा लेने वाला बनाएगा। अपनी बातचीत से दूसरों से काम बनवा ले, अपनी बातचीत से दूसरों को प्रभावित करके काम बनवा ले, वैसा असर आ सकता है। लेकिन स्वयं की जब बात आएंगे तो काम उतना करना पसंद ना करे, या अगर घर में कोई काम कहे तो उसमें अन्य घर के सदस्यों पर ही गुस्सा करने लग जाए, वैसी बातें यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है शुक्र मंगल के योग से, जो थोड़ा नकारात्मक रहता है। हालांकि एक बात देखने को मिली कि ऐसे में शुक्र मंगल के योग में जीवन साथी अच्छा मिल जाता है, या ये बोल सकते हैं कि जो जीवन साथी मिलता है वो अच्छा सपोर्ट करने वाला, अच्छा साथ देने वाला मिलता है, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन शुक्र मंगल पंचम में है, पंचम भाव प्रेम संबंधों आदि का होता है, तो यहाँ पर शुक्र मंगल कहीं ना कहीं इनको ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। विशेषकर ये कहा जा सकता है कि शनि अपने शुक्र मंगल का प्रभाव इनको मतलब अन्य से अधिक जोड़ने का काम करे, या ये स्वयं से विवाह के लिए प्रयास करे, या फिर ये मतलब लव मैरिज के लिए ही कोशिश करे। इसी सब बातें शुक्र मंगल बढ़ाते हैं, जो उतना अच्छा परिणाम नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर
ये तो है कि सप्तम भाव का स्वामी आदि कमजोर है, तो ऐसे में कुंडली मिलान न हो सही से तो समस्या आ जाती है। और अगर ये स्वयं से विवाह कर ले तो वहाँ दिक्कत आने वाला प्रभाव बन ही रहा है, फिर तो वो दिक्कत हो जाएंगी इनके लिए, इसलिए उससे बचना चाहिए। बाकी अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो शुक्र मंगल यहाँ पर जीवन साथी सपोर्टिंग दिलाता है और धन आदि अच्छा मिलता है विवाह के बाद। जीवन साथी का भी भाग्योदय विवाह के बाद होता है, मतलब शुरुआत में आपने देखा कि लड़के की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन विवाह के बाद लड़के की स्थिति बहुत बढ़िया हो गई, जीवन में सुख सुविधा और सब प्रभाव जो था वो अच्छा हो गया। ऐसी बातें भी देखने को मिलती है जो अच्छी रहती है। बाकी फिर शनि राहु का मैंने बताया, शनि राहु अच्छे छठे में रोग रिपुरी आदि से रक्षा ही करेंगे, विशेषकर शत्रु विरोधियों से बचाने का काम करेंगे, तो अच्छी बात है। यहाँ गुरु का प्रभाव भी ठीक है और बाकी ग्रहों का भी मैंने बताया कि स्थिति कम से कम ठीक है। शुक्र की बात अगर कर ले तो शुक्र छठे का स्वामी है और लाभ का स्वामी। देखो लाभ का स्वामी होकर के शुक्र लाभ तो कराएगा, यहाँ पर मंगल के साथ है तो भी लाभ की मात्रा को बढ़ाता देखा जा सकता है। दोनों लाभ भाव को देखते भी है तो जीवन काल में इच्छा पूर्ति कराने का काम ये करेगा। हालांकि दूसरे का स्वामी कमजोर है तो धन को लेकर के संघर्ष बढ़ता है कभी भी जब दूसरे का स्वामी कमजोर स्थिति में। हालांकि छठे में शनि कारक होता है, बलवान होता है, लेकिन मेहनत तो करवाता ही अधिक, तो वाला प्रभाव बढ़ सकता है। बाकी अगर इनकी कुंडली की बात करें तो प्रभाव फिर भी ग्रहों का ठीक ही नजर आता है, उतना बहुत ज्यादा खराब प्रभाव फिर भी नहीं है। अब अगर हम देखें तो अभी इनको शुक्र की महादशा है, गुरु की अंतर्दशा चल रही है। अब शुक्र में गुरु को देखा जाए तो यात्रा कराने वाला है, कहीं बाहर से जोड़ने वाला प्रभाव दे सकता है। शिक्षा के लिए, कार्य के लिए अच्छा परिणाम है। गुरु लग्न को दिखता भी है तो कार्य को एक्टिव करने की क्षमता रखता है। गुरु यहाँ पर अगर आप देखेंगे सप्तम भाव में तो ये राहु के ही नक्षत्र में है, तो छठे भाव में है। इस समय पर नौकरी में जोड़ा जा सकता है, नौकरी में जुड़कर कार्य को प्रारंभ किया जा सकता है, अपनी शुरुआती नौकरी प्रारंभ की जा सकती है। वो प्रभाव भी यहाँ दर्शा रही है ग्रह अवस्था। बाकी आगे शुक्र में शनि लगेगा, शनि से छठा भाव ज्यादा बलवान होकर के एक्टिव होगा, क्योंकि वृषभ राशि में ही शनि है तो शनि अधिक एक्टिव रहेगा छठे भाव में। जब 3 साल 2 महीने के लिए शनि लगेगा यहाँ पर तब एक्टिव होगा, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा नौकरी के लिए, कार्य के लिए, तो अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। फिर शनि में अपने शुक्र में बुध लगेगा। शुक्र में बुध जो है मेनली विवाह के लिए, क्योंकि बुध नवमांश के सप्तम भाव में है, यहाँ सप्तम का स्वामी भी है, तो शुक्र में बुध के समय पर विवाह के योग अधिक कहे जाएंगे। क्योंकि वैसे तो गुरु के चलते बहुत देरी के योग नहीं बनते विवाह के, लेकिन बुध चूंकि नीच राशि में है, नवमांश के अंदर लगने से शनि के साथ में है, मंगल सूर्य अष्टम में है, तो ये देरी के प्रभाव को तो जन्म दे रहे हैं, तो देरी का प्रभाव तो है यहाँ पर। अब ये बात है कि अधिक देरी नहीं बोला जाएगा, लेकिन जैसे बुध की दशा आने में टाइम तो लगेगा। अगस्त 2029 में लगेगी बुध की दशा और जून 2032 तक चलेंगे, तो ये जो हालांकि लंबा समय है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि जो 28 वर्ष की आयु रहेंगी उस वर्ष की आयु में इनका विवाह होगा, ऐसा कहा जा सकता है। ज़्यादा जल्दी भी नहीं, ज़्यादा देरी से भी नहीं, और एक पर्याप्त समय पर एक ठीक प्रकार से विवाह की स्थिति बनती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा योग नहीं है शुक्र मंगल के चलते भी यहाँ पर लव मैरिज की, क्योंकि शुक्र 60 डिग्री पर और मंगल 28 पर है, तो मंगल लगभग अगले भाव का प्रभाव चलित कुंडली में देने लग गया है, तो इसलिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव उतना अधिक नहीं आएगा। लेकिन ये बोल सकते हैं कि जो स्थिति है कम से कम कुछ जो प्रभाव मैंने इनके बताए वो तो दर्शाने का काम ये करती ही है, तो ये बात यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी अगर देखिए इनकी स्थिति को तो विवाह आदि के बाद का प्रभाव ठीक है, विवाह के लिए उतनी खराबी नहीं है। विवाह की दिशा की बात करें तो पूर्वोत्तर, विशेषकर बुध के हिसाब से उत्तर आती है और गुरु है तो पूर्वोत्तर आती है, पूर्व आती है, तो पूर्वोत्तर दोनों को मिलाकर आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर दिशा के अंदर विवाह के जो योग है ज़्यादा यहाँ अच्छे नजर आते हैं, ज़्यादा मजबूत नजर आते हैं। बाकी आगे भविष्य के लिए एक बात अच्छी है कि देखो अभी शुक्र की दशा है, मान लो मैं अभी से अगर 8-9 वर्ष आगे के निकाल भी दूं कि चलो ये तो चलो मेहनत करना पड़े शुक्र के चलते, या छठे का स्वामी लग्न में कारक नहीं है तो संघर्ष बना रहे, ठीक है, मान ले कि अगले 8 वर्ष संघर्ष रहा भी, हालांकि ऐसी स्थिति है नहीं, शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं शुक्र इनको संघर्ष दे रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सूर्य की दशा लगेंगी 6 वर्ष की, फिर चंद्रमा भी लग्नेश का मित्र है, 12वें भाव में है, मंगल लगेगा, फिर राहु लगेगा, तो ये सारे ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो इसका परिणाम क्या है कि हाँ इनके जीवन में आगे का जो समय है वो ज़्यादा अनुकूल है अभी के समय के मुकाबले, तो इसलिए इनको बिना किसी निराशा के अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, तो इनके लिए जो स्थिति बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी और जीवन काल में अच्छा परिणाम देगी। अब देखिए इनके माता पिता के जो कुछ प्रश्न है उसमें एक प्रश्न ये है कि इनके लिए कोई कोई पूजा या शांति वगैरह करवानी चाहिए क्या। देखिए मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि जो ग्रह योग बने हैं वो वैसे की वैसे रहेंगे, हाँ भाई इनके लिए कुछ उपाय आपको जरूर करना चाहिए। जैसे मैंने चंद्रमा केतु के लिए कहा कि अगर पागल खाने में कुछ खाने की वस्तु दी जाए तो ये प्रभाव अच्छा हो जाएगा। बाकी इसके अलावा एक बात ये भी है कि अगर क्रोध आदि अधिक आता हो तो गले में एक चांदी की चेन इनको पहना दे, तो उससे क्या होगा कि जो चंद्रमा का प्रभाव है वो भी अच्छा हो जाएगा और मानसिक चिंता से बचाने का काम करेगा चंद्रमा।
तो ये काम कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने कहा, ये चंद्रमा यहाँ पर स्थित है ज्येष्ठा नक्षत्र में। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का है, जैसा मैंने कहा गंडमूल नक्षत्र आता है। बचपन में इसकी शांति भी करवाई जाती है। अब कई बार बचपन में शांति ना हो तो वैसे तो मैं बोलता हूँ कि इसका जीवन में केवल एक बार इसकी शांति होती है और वो करवा लेनी चाहिए, अगर बचपन में ना हो पाई हो तो, क्योंकि उससे जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। विशेषकर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चतुर्थ भाव में नीच राशि का ग्रह है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा केतु 12वें भाव में है, चंद्रमा नीच राशि में कमजोर हो रहा है, तो माता के कारक और माता की स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आती है। उसी लिए यहाँ पर ये अगर जो इनका ज्येष्ठा नक्षत्र है उसकी शांति करवा ले तो भी इनको अच्छा परिणाम ज़्यादा मिल जाएगा। और बाकी जैसा मैंने कहा, गले में चांदी की चेन पहनना या फिर जो वो यहाँ कहा है मैंने दान आदि करने का, खाने की वस्तु का, वो करते रहना अच्छा परिणाम देगा इनको और जीवन में परेशानियों से बचाएगा। बाकी योग अच्छे हैं, अन्य कोई ऐसी पूजा वगैरह की तो स्थिति ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी, ये करा सकते हैं। लेकिन वो हर वर्ष में चंद्रमा के तो ज़्यादा थोड़े कमजोर हो रहे हैं, तो हर वर्ष में एक काम ये कर सकते हैं कि प्रत्येक सावन में किसी भी एक सोमवार का चयन करके इनके हाथों से रुद्राभिषेक करवा लिया जाए। ऐसा प्रत्येक हर साल मतलब श्रावण के समय पर कर लिया जाए तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और इनके चंद्रमा केतु को पॉजिटिव करेगा, इनकी समस्याओं को भी कम करेगा। इनको भी शिव जी की पूजा अधिक से अधिक करनी चाहिए। ये शिव जी की पूजा अधिक से अधिक करेंगे तो इनके जीवन में अनुकूल प्रभाव बनेगा और इनके जीवन में परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो बस यही कुछ काम करना है। बाकी तो कुंडली का प्रभाव अच्छा है, भविष्य में उन्नति के प्रभाव को बढ़ा रही है, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, जिससे जीवन काल में जो सकारात्मक स्थिति है वही इन्हें प्राप्त होगी। बाकी यहाँ पर देखिए एक और बात है, दूसरे का स्वामी शनि राहु के साथ में है, तो ये इनके माता पिता का एक ये भी था कि कहीं नशे की ओर या बुरी आदतों की ओर इनका जाना तो नहीं हो जाएगा। देखिए दूसरे का स्वामी कमजोर हो, राहु आदि ग्रहों के साथ त्रिक भाव में हो, तो इसे ये तो कहा जा सकता है कि खान पान खराब करेगा, लेकिन ये बोलना सीधे सीधे कि नहीं ये तो मतलब कोई बुरी लत में ही लग जाएंगे, वैसा प्रभाव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक और बात देखिए कि गुरु लग्न का स्वामी भी है और लग्न को देखता भी है, तो गुरु एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह जब आपके ऊपर नजर बनाए हुए है तो आपको गलत मार्ग पर नहीं जाने देगा, आपको बचा करके रख लेगा। तो यहाँ पर भी वही बात है कि ये गुरु बचाव करता है। बाकी और ये धार्मिक कार्य में जुड़े रहेंगे तो गुरु बलवान रहेगा, फिर कोई इतनी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बाकी तो ज़्यादा इसे बहुत गंभीर योग नहीं है कि इनको गलत आदतों की ओर ले जाए, क्योंकि लग्न को गुरु देख रहा है तो बचाव हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए ताकि कोई बुरी आदतों की ओर इनका जाना न हो पाए। बाकी मैं समझता हूँ कि कुंडली का बल अच्छा है। प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके विषय में कुछ बताना चाहें तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।